हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑन अकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं निखिल गोयल एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शिद्दत के साथ एज यूजुअल एज ऑलवेज आप लोगों को पढ़ाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पधार रहा हूं, पधार चुका हूं, पधारूंगा, पढ़ाता रहूंगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को। इसी तरह का कंटेंट जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहेगा। आप अपना काम करते रहिए, वीडियो से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हमारा अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपना नाम रोशन करते रहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि जनरली मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाता हूँ, वो मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लेक्चर पहले दे चुका हूँ। उम्मीद है अगर आप पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं तो इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लेना। काफ़ी सारे लेक्चर दे चुका हूँ, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कराने का प्रयास है मेरा, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं अपने प्रयास में जरूर सक्सेसफुल होऊंगा। नाउ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप मुझसे मेरे प्लस कोर्स में इसी तरह का कंटेंट पाना चाहते हैं, इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, सो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस कोर्स में आप लोगों को मेरी तरफ से डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाता है। सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज माय कोड एनजी लाइव। ये कोड जब आप पेमेंट करते टाइम लगाते हैं तो आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाते हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों को वहां पर पूरा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल बड़ी शिद्दत के साथ, डिटेल में, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, नोट्स के साथ, लाइव डाउट सेशन के साथ, लाइव लेक्चर के साथ पढ़ाते हैं। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह के नोट्स के लिए, इसी तरह की स्ट्रेटजी के लिए और इसी तरह के सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली से जुड़िए। मेरी गाइडेंस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं, सीखने का प्रयास भी करिए, क्योंकि मेरा फंडा रहता है कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊं नहीं, मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट्स भी बताऊं कि थ्योरी से प्रैक्टिकल को किस तरह से रिलेट किया जाता है और इसका फ्यूचर में आपको कहाँ यूज मिलेगा। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है और मैं अपने लेक्चर्स में ये बताने का प्रयास भी करता हूँ स्टूडेंट्स को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना है आप लोगों को, एनजी लाइव इज माई कोड। अभी इसी के साथ छोटा सा इंफॉर्मेशन और देता हूं बच्चों कि ये एनजी लाइव कोड जो है ना, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी पर आप लोगों को 32 प्लस कोर्स की तैयारी करवाई जाती है और ये सारे टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो भैया इन 32 प्लस कोर्स में आप इस एनजी लाइव कोड को अप्लाई कर सकते हैं अगर 10% का डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया आप इस कोड को याद रखेंगे, एनजी लाइव कोड है हमारा। इसी के साथ जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करते टाइम आप लोगों को इस तरीके से एक इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है हैव अ रेफरल कोड का, उसके साथ ही गिफ्ट बना होता है। भैया गिफ्ट तो जरूरी है ना, 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 1 साल की कॉस्ट आफ्टर अप्लाइंग द एनजी लाइव कोड यहां अप्लाई करना है। 1 साल की कॉस्ट आपकी 5400 रुपए और 2 साल की कॉस्ट आपकी 6480 रुपीज पड़ती है। दैट इज द कंप्लीट पैकेज कॉस्ट। इट मीन्स आपको अलग से कुछ नहीं देना होता, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, चाहे नोट्स हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपके लाइव लेक्चर्स हो, चाहे वो आपके डाउट सेशन हो, चाहे वो आपके पीडीएफ हो, कुछ भी हो, सब इसमें इंक्लूड होता है, अलग से कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत काम की बात है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए अपने इरिगेशन को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह एज यूजुअल एज ऑलवेज उसी एनर्जी के साथ जो मैं लिखवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, मेरी आप लोगों से एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फिर सेशन के लास्ट में दोबारा से थोड़ी सी बात करेंगे। याद रखना, एनजी लाइव कोड इज माई कोड टू ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू नीड टू लर्न दैट कोड एंड अप्लाई दैट कोड ड्यूरिंग द पेमेंट। इट विल गिव यू 10% डिस्काउंट। दैट इज द इंस्टेंट डिस्काउंट, तुरंत के तुरंत आपको पता लग जाएगा। और जब डिस्काउंट मिले ना तो मुस्कुराइएगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी बात आती है कि आप लोगों को मैं इस थ्योरी के अंदर पढ़ाने वाला हूं सीपेज थ्योरी, और सभी को पता है सीपेज होता क्या है। सीपेज इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ द वाटर और इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर इनटू द constructed medium, into the constructed
मीडियम। आई नो दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, सीपेज को हम लोगों ने बहुत इत्मीनान से पढ़ा था और सीपेज के बारे में एक एक कंसेप्ट को हम लोगों ने क्लियर करा था। कहां पर सर? सॉइल मैकेनिक्स में। एंड आई होप सो कि आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जो भी मैंने यहाँ पर सीपेज पढ़ाया था वो आप लोगों ने अच्छे से क्लियर किया होगा। सीपेज के साथ साथ आप लोगों ने पाइपिंग फेलियर कंडीशन को भी डिस्कस किया होगा और समझा होगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने वहां पर फ्लो नेट और इन सभी के सभी कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझा होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पूरा का पूरा सेम कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट के बेसिस पर हमारी आगे की चीजें चलेंगी। मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग जो भी पढ़े इस थ्योरी के अंदर, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, उस थ्योरी को बस आप लोग अपनी सॉइल मैकेनिक्स की सीपेज थ्योरी से रिलेट करते हुए चलना, क्योंकि कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको समझना है। इट इज वेरी इजी थ्योरी एंड यू विल बी गोइंग टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी, डोंट वरी। तो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरी में, इस कंसेप्ट में हम लोगों ने 3 लोगों ने हमारी बहुत मदद करी। पहला था हमारे पास ब्लिक्स। तो ब्लिक्स ने अपनी एक थ्योरी दी है, नोन टू बी एज द ब्लिट्जक्रीग थ्योरी। सेकंड वन इज नोन टू बी एज द खोसलास थ्योरी। कुछ कमियां रह गई थी ब्लिट्जक्रीग थ्योरी के अंदर, तो हम लोगों को खोसला की थ्योरी मिली थी। और तीसरी मेरे पास यहां पर आती है, दैट इज नोन टू बी एज द लेसीज थ्योरी। जनरली लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि लेसीज की जो थ्योरी थी, लेसीज ने हमारी जो थ्योरी रखी थी, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द रिगाइन कंडीशन। तो लेसीज की इस थ्योरी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को यह चीज याद होनी चाहिए। तो लेसीज ने रिगाइन कंडीशन के बेसिस पे कुछ कुछ चीजें बताई थी। आई विल बी गोइंग टू टेल यू दैट थिंग, बट बेसिकली वी हैव already discussed this kind of theory. In this session, we are going to discuss 2 theories related to the seepage in the canal. अब एक छोटी सी चीज समझ में आती है सारी चीजों को पढ़ने से पहले, कि सीपेज इन द कैनाल मुझे समझ में आता है कि पानी का कैनाल के अंदर इनफिल्टर होना, या कैनाल के अंदर पानी पास हो जाना, या फिर मैं इसको इनडायरेक्टली दूसरे मटेरियल से कहूं तो कैनाल का इरोजन होना, सो दैट पानी को रास्ता मिलना और पानी कैनाल के अंदर जाता जाएगा। दोबारा सुनो, कैनाल का इरोजन होना सो दैट पानी को रास्ता मिलेगा और पानी कैनाल के अंदर चले जाता जाएगा। दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? दैट इज नोन टू बी एज द erosion or silting and scoring condition, and due to which there is the infiltration of the water into the canal, that is called the seepage of the water. तो I can say one thing to you कि आप लोगों का सीपेज और आप लोगों का सिल्टिंग एंड स्कोरिंग का जो कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। अब एक चीज और समझ में आती है यहाँ पर, आई ऑल्सो नो दैट कि whenever we have studied a dam in the soil mechanics or the failure of the seepage mechanism in the soil mechanics, let it be the upstream and let it be the downstream, I know that कि यहां से पानी होता हुआ मेरा नीचे से जाता था और एक्चुअली में यहाँ की मिट्टी निकलती जाती थी। इस फेलियर को हम लोग नाम दिया करते थे पाइपिंग फेलियर, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होता था, दैट इज नोन टू बी एज द सीपेज ऑफ द वाटर। दैट इज नोन टू बी एज द सीपेज ऑफ द वाटर। और इस सीपेज को हम लोग और डिटेल में जानना चाहें तो मैं एक चीज और कह सकता हूं सर, थोड़ा सा इत्मीनान से और समझो इसको। मैंने कहा कि सपोज दिस इज योर डैम, सपोज दिस इज योर डैम एंड द वाटर इज बीइंग पास below the impermeable surface of the dam and the soil is being extruded out from this. That is known to be as the piping failure. And I also can say that कि ये piping failure होने का एक reason और आता था कि यहाँ पर जो पानी का available head है, यहाँ पर इस point पर जो पानी का available head है, जो पानी का available पानी के अंदर head है, यानी एक energy है, that is actually greater than the critical head. That is actually greater than the critical head. That's why failure होता था। और एक चीज समझ में आ रही है, खाली हेड को नहीं पढ़ता था, हेड के साथ साथ एक और फैक्टर कंसीडर करता था, दैट इज नोन टू बी कि कितना पानी की लेंथ फ्लो हुई है। दैट इज द लेंथ ऑफ द फ्लो जिसके अलोंग आपका पानी बहकर चला है। तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा टर्म हम लोग डिफाइन करते थे, दैट इज द H/L। और आई विल से दैट कि अभी हम खाली हेड को कंसीडर नहीं करते,
हम हेड अपॉन लेंथ को कंसीडर करते हैं, ये बात हमको पता है। एक चीज जानता हूं सर, अवेलेबल हेड जिस पर क्रिटिकल हेड बाय लेंथ से ज्यादा होगा तो आपका फेलियर होगा, और इस अवेलेबल हेड बाय लेंथ को हम लोग कहते थे एक ग्रेडियंट, और वो ग्रेडियंट जहां पर आप लोगों का पाइपिंग फेलियर होता था उसको हम लोग नाम देते थे एग्जिट ग्रेडियंट। एक चीज समझ में आती है कि फेलियर होने का एकमात्र एक ही कंडीशन आता है, when exit gradient greater than or equal to critical gradient, then there will be going of the failure mechanism। सिंपल सी बात है कि वहां पर आप लोगों का फेलियर मैकेनिज्म होगा। अब एक और बात तो समझ कर चलिएगा यहां से जो मैं कहना चाहता हूं, अब सभी को पता है लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटी सी कहावत तो नहीं कहूंगा, बात कहूंगा कि जैसे जैसे आप लोगों का फ्लो होता जाता है, विद इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द फ्लो, with increase in the length of the flow, I can say that there will be decrease in the energy. There will be decrease in the energy of the flow. There will be loss of energy of the flow. हर फ्लो के साथ पानी की एनर्जी का लॉस होता है। I will say that that is known to be as the dissipation of the energy. That is known to be as the dissipation of energy. सबको पता है कि ये हम कहलाते हैं dissipation of energy। इसी के साथ मैं आपको बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों को समझ में आया कि कैसे कैसे क्या होता है, व्हाई एक्चुअली द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अकर्स। आई विल से दैट इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉस। इट इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉस। समझ में आ चुका है। अभी जो भी मैंने थ्योरी बोला वो चीजें मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया। इस ओवरव्यू के बेसिस पर एक्चुअली में मैं आप लोगों को हर चीज यहाँ पर पढ़ाने वाला हूं आपकी इस टोटल सीपेस थ्योरी को लेकर। अब एक और बात आती है यहां से कि सर ओवरव्यू तो समझ में आ गया, जो मैंने डैम का ओवरव्यू दिया ना, ये अभी देखने में डैम लग रहा होगा, लेकिन आई कैन से दैट यही फिनोमिना कैनाल के अंदर भी हो सकता है। कैनाल भी फेल हो सकती है, कैनाल के नीचे भी सीपेज और पाइपिंग फेलियर हो सकता है। वो बात अलग है, हम उसको पाइपिंग फेलियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि कैनाल के नीचे कोई पाइप की तरह पानी मिट्टी नहीं निकलती, मिट्टी बह ही जाती है, पूरी मिट्टी बह जाती है। उसको पाइपिंग फेलियर का नाम नहीं देते, लेकिन फेलियर तो इसी तरीके से होता है। कंडीशन भी यही है, अवेलेबल ग्रेडियंट क्रिटिकल ग्रेडियंट से अगर ज्यादा है फेलियर होगा। कंडीशन भी यही है, पाइपिंग फेलियर का नाम नहीं देंगे। सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी लॉस लॉस ज्यादा होता रहेगा, फ्रिक्शनल लॉस, ये भी समझ में आया। और सर आपकी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ज्यादा होती रहेगी, अवेलेबल एनर्जी कम होगी, तो वहां शायद से मैं कहूंगा जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा आपका हेड कम होता रहेगा, एनर्जी कम होगी। व्हेनेवर देयर इज डिक्रीमेंट इन द एनर्जी, आई कैन से दैट कि यहां पर अगर एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई, यहाँ एनर्जी खत्म हो गई, तो शायद फेलियर मैकेनिज्म ना हो, यहां तक पानी आके रुक जाएगा, यहां तक पानी आके रुक जाएगा, पाइपिंग फेलियर नहीं होगा। एक चीज और समझ में आई, फ्रिक्शनल लॉस के कारण डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है। और दूसरी चीज समझ में आई, जैसे जैसे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता रहेगा पानी की एनर्जी कम होती रहेगी, पानी फेलियर नहीं करेगा। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे एक्चुअली में अपनी लेंथ ऑफ द फ्लो को बढ़ाना है। तो मैं क्या करता था, मैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, पाइपिंग फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए डाउनस्ट्रीम एंड पर एक वर्टिकल कट ऑफ वॉल देता था, एक वर्टिकल कट ऑफ वॉल देता था। I will say that what is the main function of providing this vertical cutoff wall। यहां से आपका फ्लो आया और ये यहां से होता हुआ यहां तक चल रहा है, लेंथ ऑफ द फ्लो बढ़ गया, लेंथ ऑफ द फ्लो बढ़ गया, ड्यू टू विच एनर्जी डिसिपेशन बढ़ गया, ड्यू टू विच फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक ओवरव्यू समझ आया, यही चीज मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं दोबारा से, लेकिन नए शब्दों के टर्म्स में। तो चलिए स्टार्ट को करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आई सर फर्स्ट थ्योरी, दैट इज नोन टू बी एज द ब्लिट्जक्रीग थ्योरी। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी आई थी दैट इज नोन टू बी एज द ब्लिट्जक्रीग थ्योरी। ब्लिट्जक्रीग थ्योरी की मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज अवेलेबल फॉर व्हाट। ब्लिट्ज ने किसके लिए स्टडी करा था? सब सरफेस फ्लो के लिए। एक एक चीज को समझाऊंगा, आप लोग एक एक चीज को पहले मैं लिखवा दूं, फिर मैं समझाऊंगा, इतने आप लोग सोचना शुरू कर दो। दूसरा मैं यहां पर कहना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि अकॉर्डिंग टू द ब्लिट्ज लेंथ ऑफ द फ्लो को, लेंथ ऑफ द फ्लोइंग वाटर जितना भी था,
अकॉर्डिंग टू द ब्लिक इसने उसको एक नया शब्द दिया, दैट इज नोन टू बी एज द क्रीप लेंथ। तो यहां पर यही समझाना चाहता हूं कि लेंथ ऑफ द वाटर फ्लो जो है वो क्रीप लेंथ है। दो तरह की क्रीप लेंथ हो सकती है, या तो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में फ्लो करेगा या डायरेक्शन में वर्टिकली में भी फ्लो करेगा, डिपेंड करता है किस में कर रहा है। ब्लिक्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं अभी लिखवाऊंगा नहीं, बट ये चीज समझकर चलेंगे क्रीप लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ द फ्लो, नथिंग एल्स। तीसरी चीज मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का टोटल एज्यूमिंग क्या चल रहा था। ही एज्यूम्ड दैट, इसने कहा था एक्चुअली में कि आपका जो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ होगा, आपका जो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ होगा वो एक्चुअली में कांस्टेंट रहेगा पूरे फ्लो के दौरान, इज कांस्टेंट थ्रू आउट द परकुलेशन। ये हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द परकुलेशन ऑफ द वाटर, जितने भी टाइम के लिए वो काम चल रहा है उसके लिए ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेरी बात आती है यहां से मेरे प्यारे बंधु, चौथी चीज आपको इसने बोली यहां पर कि एक्चुअली में पानी जो है वो कहां फ्लो करेगा, वाटर विल बी गोइंग टू फ्लो बिलो द, वाटर विल फ्लो बिलो द इम्परमिएबल बेस, बिलो द इम्परमिएबल बेस। जो भी आपका इम्परमिएबल बेस है पानी उसके नीचे जाएगा और वहां से फेलियर होगा क्योंकि मिट्टी वहां से बहेगा, ठीक है। ये चीज मुझे समझ में आई, सब कुछ समझ में आ चुका है। मेजर थिंग है पहली, वो समझ नहीं आई। सर सबसरफेस फ्लो का मतलब क्या होता है? चौथी स्टेटमेंट और पहली स्टेटमेंट को मैच करो, मिल जाएगा। यहां पर यह चीज समझ में आ रही है कि पानी जो है सरफेस के नीचे जाएगा, जब भी तो सरफेस के नीचे की मिट्टी को बहाएगा और उसी को हम कहते हैं सबसरफेस फ्लो। तो ब्लिक्स क्रीप थ्योरी टोटली वैलिड फॉर द सबसरफेस फ्लो, याद रखें, ठीक है। अभी मेरी बात आती है, बाकी स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ चुकी है। मेजर चीज यहां से आती है कि अकॉर्डिंग टू द ब्लिक्स जो आप लोगों का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आ रहा था, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा? दैट इज द हेड लॉस, दैट इज द लेंथ ऑफ द क्रीप, एंड आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक्चुअली में कांस्टेंट रहेगा। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सपोज मेरे पास एक कैनाल है और ये कैनाल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे ऐसे ऐसे चल रही है। मैंने कहा इस कैनाल के नीचे मैंने ऐसे वर्टिकल कट ऑफ दे रखी है, कुछ दे रखी है, समझो मत कुछ भी, वर्टिकल कट ऑफ, बस इतना समझ लेना कि जैसे ये पानी चल रहा है, आई विल से दैट इस पानी ने लेंथ L1 चला, यहां से ये लेंथ L2 चल रहा है, यहां से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ये लेंथ L3 L2 ही होगा, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, ये L3 L4 और L5। तो टोटल यहां से क्रीप लेंथ कितनी हो गई? I will say that L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5। जाहिर सी बात है ये टोटल लेंथ जो है ये क्रीप लेंथ बन गई, और टोटल लेंथ के दौरान जो भी लॉस होगा दैट इज द हेड लॉस। अभी एक चीज और बताना चाहूंगा सर, एवरीबडी नोज दैट हेड लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द फ्लो है। एवरीबडी नोज दैट हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द फ्लो। यानी एक चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता हूं, हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रीप लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ द फ्लो होगी उतना ज्यादा एक्चुअली में आपका क्रीप लेंथ होगा। ये सब ब्लिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, अभी देखते रहना तुम मेरी बात को। समझ नहीं आ रहा यार, तुम्हें समझ आ चुकी होगी शायद से, मैं फिर भी डिस्कस करना चाहूंगा। तुम्हें एक चीज क्लियर हो गई है कि हेड लॉस इज इक्वल टू HL, आई एम राइटिंग इट एज व्हाट? ओए सही में समझ नहीं आ रहा? नरपत माली समझ नहीं आ रहा क्या? नरपत माली समझ नहीं आ रहा क्या? जल्दी बताओ। समझ आया ना? आई कैन राइट इट एज लेडीज एंड जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स, और ब्लिक्स ने जो खेल खेलने की कोशिश करी थी, इतना आसान समझा था। आई कैन राइट इट एज, जब मैं इसको हटाऊंगा तो ये के बराबर आएगा, यहाँ के लगाऊंगा ना, इट इज व्हाट? इट इज कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स यही चीज चल रही थी, और ब्लिक्स ने आसान समझा, सॉइल मैकेनिक्स के फंडे को अप्लाई कर रहा था, इतना आसान थोड़ी था। तो ब्लिक्स की थ्योरी उसने अप्लाई करी और वो प्रूफ दिया ये चल रहा है। बट हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लिक्स थ्योरी कब से कब तक वैलिड रही? 1910 से लेकर 1925 तक many structures, many hydraulic structures have been constructed over the Blix theory. Yes, बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है वो ब्लिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग काम बने गए, कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स थ्योरी। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ब्लिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट होते गए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि हुआ क्या एक्चुअली में 1926 और 1927 के सिनेरियो पे
वहां पर एक मैकेनिज्म का फेलियर होता है। 1926 और 1927 के आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, अपर चेनाब कैनाल सिस्टम। अपर चेनाब कैनाल सिस्टम, उसमें क्या होता है, आप लोगों का फेलियर होता है। अपर चेनाब कैनाल सिस्टम, वहां पर आप लोगों का फेलियर होता है और उस फेलियर को इन्वेस्टिगेट करता है खोसला। that failure had been investigated by Khosla and his teams, investigated by Khosla and his team member, and founded some conclusions over that. खोसला ने जब उस थ्योरी को पढ़ा, उस चीज को देखा, फेलियर को देखा, सारी चीजें देखने के बाद उसने कुछ कंक्लूजन निकाला and founded conclusions, और वो कंक्लूजन जो है वो एक्चुअली में खोसला थ्योरी के बेसिस पर हम लोगों को पढ़नी है। खोसला थ्योरी यहां से जनरेट हुई थी, ये इसकी एक छोटी सी कहानी है। अभी एक बात बताना चाहूंगा कि देयर आर सम लिमिटेशंस इन द ब्लिट्जक्रीग थ्योरी। क्या लिमिटेशन है वो जरा सुनने की बात करेंगे यहाँ। आई विल से दैट कि लिमिटेशन यहां से क्या है, लिमिटेशन ऑफ ब्लिट्जक्रीग थ्योरी। पहली लिमिटेशन तो यही है कि ब्लिट्जक्रीग थ्योरी ने सिर्फ क्रीप लेंथ का डिस्क्रिप्शन करा था, बट ब्लिक्स ने हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो पहली तो मेरी यही आ गई कि he did not tell anything about horizontal creep और vertical creep। खोसला ने इसके बारे में डिस्कस करा था। I will tell you anything about horizontal and vertical creep। ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन कि ब्लिक्स ने हमको कुछ ऐसा ग्रेडियंट सिस्टम भी नहीं बताया था। हम लोगों को ये शुरू में पता लग चुका है कि हमारा जो फेलियर है वो एग्जिट ग्रेडियंट कंडीशन पर होता है। व्हेनेवर द एग्जिट ग्रेडियंट कंडीशन इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल ग्रेडियंट कंडीशन, फेलियर विल बी गोइंग टू occur। बट ब्लिक्स ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि did not tell about significance of exit gradient। समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समझ ना हो तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं समझना है, लेकिन फिर भी रह जाए तो जरूर से। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये वैलिड कब था। आई विल से दैट दिस थ्योरी इज वैलिड ओनली व्हेन, ये वैलिड कब थी, दिस थ्योरी इज वैलिड ओनली व्हेन द horizontal creep is greater than 2 times of vertical creep। ये बहुत बड़ी कंडीशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली जब भी वैलिड हो रही थी, जब भी स्ट्रक्चर सेफ थे, जब हॉरिजॉन्टल ग्रेटर देन वर्टिकल जा रहा था, अदरवाइज नहीं जा रहा था। चौथी चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि जो इसने हमें एक्चुअली में कहा था कि हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ये कांस्टेंट रहेगा, एक्चुअली में वो कांस्टेंट नहीं आ रहा था साहब। आपको शुरू में पता लग चुका है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रीप चल रहा है, कुछ ना कुछ लोचा तो आ रहा था, बताया गया था खोसला के थ्रू। अकॉर्डिंग टू मी आई विल से दैट कि HL अपॉन में L जो था इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट था ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं था, आई विल टेल यू। तो नाउ कम टू द अनदर थ्योरी दैट इज नोन टू बी एज द खोसला's theory। Come to another theory that is known to be as the खोसला theory। और खोसला की इन्वेस्टिगेशन कहां से स्टार्ट हुई ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। खोसला थ्योरी ने हमको क्या बताया कि सर जो भी कंक्लूजन ब्लिक्स ने निकाली है वो गलत जा रही है। ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो चीज आई थी एक्चुअली में खोसला ने दी थी, ये जो चीज दी ये खोसला ने दी, ये जो चीज दी ये खोसला ने दी, ये जो चीज आई ये सारी खोसला ने आई। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, सपोज मैं ही हूँ, मैं आपको कुछ भी पढ़ाए जा रहा हूँ, आपको एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता और आप भी पढ़े जा रहे हो। यार आपको चीजों का कब पता लगेगा, आपको मेरी क्वालिटी का कब पता लगेगा, मेरे कंटेंट का, मेरे पढ़ाने का तरीके का कब पता लगेगा, जब तुम एग्जाम में बैठोगे।
उस इम्तिहान की घड़ी को पास करने की कोशिश करोगे, और जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो तुम्हारे काम आ रहा है कि नहीं, एग्जाम उसमें से आ रहा है कि नहीं, कंसेप्ट काम आ रही है कि नहीं, मेरी चीजों को नजरअंदाज करना या मेरी चीजों को एक्सेप्ट करने का मौका वही होता है जब तुम्हें समझ आने लग जाती है चीज। जब तुम्हारे सामने इम्तिहान की घड़ी होती है, जब वो कंडीशन आती है कि तुम फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो। तो सर हैव अ कंसंट्रेशन, ब्लिक्स अकेला बंदा था, तो ब्लिक्स ने जो कह दिया कंस्ट्रक्ट होता जा रहा है, कोई फेल नहीं हो रहा। एक टाइम अगर ब्लिक्स फेल हुआ तो जाहिर सी बात है दूसरे का वहां पैदा हुआ हौसला। खोसला ने थ्योरी दी, खोसला ने स्टडी करी, और जो खोसला ने थ्योरी दी ऑब्वियसली कुछ अपडेटेड देगा जब भी नाम होगा। सर उसकी अपडेटेड थ्योरी ब्लिक्स की लिमिटेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो लिमिटेशन ऑफ द ब्लिक्स की थ्योरी थी वो एक्चुअली सारी खोसला ने दी थी। तो इम्तिहान की घड़ी पे ही असली चीजों का पता लगता है, और सबका यही है, ये प्रकृति का हमारा नियम है, ठीक है। आई विल से दैट यहां से खोसला थ्योरी हमारे पास क्या आई। खोसला थ्योरी ने काफी सारी इन्वेस्टिगेशन करी, और खोसला थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन लिखवाना चाहता हूँ। खोसला थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और तुम्हें चीजें क्लियर होती जाएंगी, तुम देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर मैं तुम्हें चीज समझा भी दूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कुछ खोसला थ्योरी। पहली बात तो खोसला ने हमें ये कहा कि अकॉर्डिंग टू खोसला आउटर फेस इज मोर ससेप्टेबल टू फेलियर देन द इनर फेस। आई विल से दैट आउटर फेस ऑफ द पाइल्स, अगर मैं पाइल दे रहा हूं, मैंने आपको शुरू में बताया कि हम वर्टिकल कट ऑफ वॉल देते हैं, ये जैसे ये हो गया डाउनस्ट्रीम एंड पे वर्टिकल कट ऑफ वॉल दे रहे थे ना, दैट आर पाइल्स। तो अभी पानी आ रहा है, तो पानी आने का मतलब क्या है कि आउटर फेस और इनर फेस की मैं बात करना चाहूँ तो दैट इज आउटर, दैट इज इनर। जहां पानी पड़ रहा है वो आउटर है, जहां पानी नहीं पड़ रहा वो इनर है, ठीक है। दैट इज आउटर। आपको यहां समझा देता हूँ ये क्या है। यहां आप इसको देखो, ये वाले जो फेस हैं ये बिल्कुल अंदर की साइड आ रहे हैं ना, अंदर की साइड आ रहे हैं, दैट इज द इनर फेस, दैट इज द इनर फेस। ये वाले जो फेस है ये आउटर फेस है, तो ये होता है आउटर इनर, ठीक है। बात आती है अकॉर्डिंग टू खोसला, आउटर फेसेस ऑफ द पाइल्स आर मोर इफेक्टिव देन इनर फेसेस ऑफ द फाइल। अभी मैं लिख दूं फिर तुम्हें समझाता हूँ सारी चीज। मोर इफेक्टिव देन इनर फेसेस ऑफ द पाइल्स। दूसरा मेरे पास कंक्लूजन इसने ये निकाला कि एक्चुअली में लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इंटरमीडिएट पाइल्स भी प्रोवाइडेड है, अगर इंटरमीडिएट पाइल्स ऑफ द स्मॉलर लेंथ भी प्रोवाइडेड है, इंटरमीडिएट पाइल्स ऑफ द स्मॉलर लेंथ इज अनइफेक्टिव इन लोड बियरिंग, तो आई विल से दैट इज अनइफेक्टिव। इसका कोई इफेक्ट था ही नहीं, सिर्फ टाइम पास के लिए, सपोर्ट के लिए प्रोवाइडेड थी, क्रीप थ्योरी में कोई काम नहीं आ रहा था, ठीक है। तीसरी चीज इसने हमें ये कही लेडीज एंड जेंटलमैन कि जो अंडरमाइनिंग होता है, इस शब्द पे गौर देना आपको अच्छी लगेगी। अंडरमाइनिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम टेल एंड। अभी तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख दिया? सर पाइपिंग फेलियर हमेशा डाउनस्ट्रीम से स्टार्ट होता है, और पाइपिंग फेलियर को अंडरमाइनिंग का नाम दिया गया है, टेल एंड मतलब डाउनस्ट्रीम। कैनाल में ये सब नहीं, हम कैनाल के क्रॉस सेक्शन की जब बात करते हैं तो हम हेड और टेल की बात करते हैं, तो टेल एंड इज द डाउनस्ट्रीम एंड दैट इज द अंडरमाइनिंग इज द पाइपिंग फेलियर, ठीक है। फोर्थ वन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, हम क्या करते हैं कि अंडरमाइनिंग को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट अंडरमाइनिंग वी प्रोवाइड वर्टिकल कट ऑफ। We provide vertical cutoff at the tail end, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। Why do we provide the vertical tail end? Because length of the flow will be going to increase, hence length of the flow increases, so that dissipation energy increases. Dissipation of the energy will increase, dissipation of energy increases, and head available to the water will decrease. Head available to the water decreases. That is the main reason.
पांचवी चीज यहां से ये कंक्लूड हुई हमारे पास। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्चुअली में क्रीप ने ये कहा था, ये मैं लिखवाना भूल गया, मैं आपको लिखवा देता हूँ। पांचवी चीज ना, हाँ यहाँ पे लिख लो कि फ्लो विल टेक प्लेस लैंग लूंगा। ये ब्लिक्स क्रीप थ्योरी का एक पॉइंट है। फ्लो टेक्स प्लेस अलोंग द इम्परमिएबल बेस। इम्परमिएबल बेस फ्लो जो है वो इम्परमिएबल बेस के अलोंग चलता है हमेशा। मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि आप लोगों का ऐसे ऐसे फ्लो चल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्लीव थ्योरी, बट ओरिजिनली खोसला ने कहा कि इम्परमिएबल बेस से कुछ लेना देना नहीं होता। फ्लो ऑलवेज टेकिंग अलोंग द स्ट्रीम लाइंस। फ्लो ऑलवेज टेकिंग अलोंग द स्ट्रीम लाइंस। और आप लोगों को मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, कि आपका फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन के अलोंग नहीं चलता, आपका फ्लो स्ट्रीम लाइंस के अलोंग चलता है। जिस डायरेक्शन में फ्लो जाना चाहता है वो उसी डायरेक्शन में जाता है। और आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में एक्चुअली में एक टर्म पढ़ी है, फ्लो नेट। एक्चुअली में यही तो था, स्ट्रीम लाइन बिहेवियर को ही तो शो करता था। तो स्ट्रीम लाइंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो फ्लो नेट का हेल्प लिया इसने यहाँ पर भी। अभी इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आप लोगों का टोटल एक और चीज आता है कि हम लोग जो भी ये हेड लॉस पढ़ रहे हैं, फ्लो पैटर्न जो हम बना रहे हैं, फ्लो पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड, फ्लो पैटर्न्स बीइंग ऑब्जर्व्ड, यूज्ड टू कैलकुलेट व्हाट, फ्लो पैटर्न बीइंग ऑब्जर्व्ड, यूज्ड टू कैलकुलेट व्हाट, यूज्ड टू कैलकुलेट अपलिफ्ट प्रेशर एंड एक्सिट ग्रेडियंट। तुमको एक चीज समझ में आ चुका है कि ये फ्लो पैटर्न किस काम पे आता है, दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्सिट ग्रेडियंट एंड अपलिफ्ट प्रेशर, जिसको तुम फ्लो नेट के नाम से जानते हो, वही तो फ्लो पैटर्न होता है। तो कुछ नया नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि सॉइल मैकेनिक्स वाली चीजें हैं, बस भाषा अलग होगी, सब कुछ वही चल रहा है। और मेरी ख्याल में खोसला ने भी गेम खेली है, सॉइल मैकेनिक्स थोड़ी अच्छे से पढ़ के आ गया तो और उसने काम दे दिया। मेरे ख्याल से ये चल रहा है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, थ्योरी बिल्कुल सेम है और बेसिक भी है, तो समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके बाद मेरे पास ये आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टर्म्स आती है, वो आप लोगों को मैं डिस्कस कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू खोसला लेडीज एंड जेंटलमैन होता क्या है, ऐसा लिख लो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टर्म्स। खोसला's मेथड ऑफ, हेडिंग डालेंगे खोसला मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें। देखिए था क्या एक्चुअली में, खोसला ने ये कहा कि यार पूरे सेक्शन को डिजाइन करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, एक बारी में हम पूरी सेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं डिजाइन कर सकते, और ये आपको भी पता है। तो खोसला ने क्या करा, खोसला ने अपने सेक्शन को डिवाइड कर दिया। खोसला ने अपने सेक्शन को डिवाइड करा अपस्ट्रीम एंड, इंटरमीडिएट पार्ट एंड टेल एंड, इन तीनों को अलग अलग दिया इसने। एंड एक्चुअली में हुआ क्या कि खोसला ने जब अपने सेक्शन को डिवाइड करा तो उसने अपस्ट्रीम एंड को अलग डिजाइन दिया, टेल को अलग दिया और इंटरमीडिएट को अलग दिया, और लास्ट में सबको कंबाइन कर दिया। नाउ आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटी सी बात को समझकर चलना कि हम किसी भी चीज का जब कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं, ओरिजिनल चीज से कंबाइंड इफेक्ट थोड़ा अलग आता है, सबको पता है। ओरिजिनल चीज से कंबाइंड इफेक्ट थोड़ा अलग आता है। तो खोसला ने गेम क्या खेली, यहां से खोसला का सही टैलेंट नजर आया कि खोसला ने सेक्शन तोड़ा, सेक्शन को डिजाइन किया, बाद में कंबाइन कर दिया। ओके ओके ओके। तो खोसला ने क्या करा, खोसला ने 3 सेक्शन बना दिए और तीनों को डिजाइन किया और बाद में कंबाइन कर दिया। खोसला ने गेम क्या खेली कि यहाँ पे करेक्शन अप्लाई कर दी, तो अलग से इफेक्ट आता है। उस केस में खोसला ने करेक्शन अप्लाई कर दी, और वो करेक्शन अप्लाई करने के बाद आपकी जो थ्योरी आई उसने सही रिजल्ट दिए, और उस दिन के बाद से हम खोसला थ्योरी को अडॉप्ट कर रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ कंसंट्रेशन हियर दैट Khosla method of the independent variable. What does this method say to you? In the complex profile of the canal system, the complex profile of the canal system is being divided into variable sections. The canal system is divided into simpler profile sections. ठीक है, according to me ladies and gentlemen, every section is designed separately. Every section is designed separately.
and joins later on. Joins later on along with some corrections. कोई डाउट ही नहीं है, बेसिक सी चीज है। इसके बाद मेरी बात आती है यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वो सिंपलर प्रोफाइल के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, कभी इंटरव्यू पे बैठे हो तो ये चीज याद रखेंगे वो सिंपलर प्रोफाइल क्या क्या थी। सिंपलर प्रोफाइल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो कौन कौन सी थी सिंपलर प्रोफाइल सर? पहली प्रोफाइल आप लोगों की थी कि जो भी आपका ये पैटर्न चल रहा है सिंपलर प्रोफाइल में, पहला जो चल रहा है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बेड जो है उसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ वर्टिकल कट ऑफ है। आई विल से दैट पहला प्रोफाइल मेरे पास ये कंसीडर हुआ कि वर्टिकल कट ऑफ विद वर्टिकल कट ऑफ विद वर्टिकल कट ऑफ एट डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, at downstream and upstream of the canal, in canal system या horizontal bed एक ही बात है। उसके बाद दूसरी चीज इसने कंसीडर करी, दूसरी प्रोफाइल क्या बनाई इसने? दूसरी प्रोफाइल ये बनाई कि एक ऐसा भी हो सकता है कि आपका बेड है और उसमें इंटरमीडिएट पाइल्स है। हॉरिजॉन्टल बेड ऑफ द कैनाल सिस्टम विद हॉरिजॉन्टल बेड ऑफ कैनाल सिस्टम विद इंटरमीडिएट पाइल्स। दूसरी प्रोफाइल उसकी ये बनी। तीसरी प्रोफाइल उसने क्या करी लेडीज एंड जेंटलमैन, उसने कंसीडर करा तीसरी प्रोफाइल में कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी पोर्शन में आपका हॉरिजॉन्टल बेड है एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्टिकल कट ऑफ, सो आई विल से दैट नो वर्टिकल कट ऑफ ऑन हॉरिजॉन्टल बेड। आपके हॉरिजॉन्टल बेड पर कोई भी वर्टिकल कट ऑफ नहीं है, तो ये तीन प्रोफाइल कंसीडर करी और इन तीनों ही प्रोफाइल्स को उसने सिंपलर सेक्शंस में डिजाइन किया और फर्दर उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इस बात को समझकर चलिएगा यहाँ से लेडीज एंड जेंटलमैन कि these simpler profiles have been designed and joins. These simpler profiles designed and joins along with some correction as follows. Along with some correction as follows. कौन कौन सी करेक्शन लगाई गई थी वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। फर्स्ट करेक्शन इज नोन टू बी एज द करेक्शन फॉर द थिकनेस ऑफ द फ्लोर, करेक्शन फ्लोर थिकनेस ऑफ द फ्लोर। दूसरी करेक्शन लगाई गई थी करेक्शन फ्लोर स्लोपिंग ऑफ द फ्लोर।
and the third correction being applied is the correction for the mutual interface of the piles. Correction for mutual interface of the pile. What is the mutual interface of the pile? जरा समझते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी पाइल के दोनों तरफ जब फ्लो जा रहा है, पाइल के दोनों तरफ जब फ्लो जा रहा है, तो दैट इज नोन टू बी एज द म्यूचुअल इंटरफेस ऑफ द पाइल. ठीक है, तो ये चीज हमको समझकर चलनी है, इंपॉर्टेंट है. अभी मेरी बात आती है यहाँ से कि ये तो थी थ्योरी. अब जरा प्रैक्टिकल पर्पस की तरफ आते हैं कि मेजरली खोसला के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मिला. आप सभी को पता है कि खोसला का मेन पर्पस क्या था. खोसला कॉपी मार रहा था पाइपिंग थ्योरी की. जो पाइपिंग फेलियर से बचने के लिए चीजें चाहिए, वो सारी चीजें खोसला ने करी है और कुछ नहीं करा. तो खोसला को अपना एम क्लियर था कि खोसला को निकालना क्या है. खोसला को दो चीजें अगर पता लग जाए, अपलिफ्ट प्रेशर एंड एग्जिट ग्रेडियंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट खोसला ये चीज कह सकता है कि तुम इसको डिजाइन कर लो, ये सेफ है. सिंपल सी बात है. तो पहली चीज जो खोसला ने ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें दी, वो थी एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला. मेजर थिंग इज फॉर्मूला. यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला. फॉर्मूले को लिखवाने से पहले एक छोटी सी चीज अभी अभी दिमाग में हिट करी, वो लिख लो. खोसला थ्योरी का ही एक कंक्लूजन है. सातवां कंक्लूजन कहां लिखूं? सेवंथ कंक्लूजन यहां से ये आ रहा था कि जो वर्टिकल क्रीप है वो हॉरिजॉन्टल क्रीप से ज्यादा इफेक्टिव है फेलियर के टाइम पे. ये खोसला ने कहा था. वर्टिकल क्रीप इज मोर इफेक्टिव. Vertical creep is more effective than horizontal creep. More effective than horizontal creep. अभी एक चीज को समझ के चलना. मैं ये सेंटेंस लास्ट में लिखवाया, पहले दिमाग में नहीं आया. वर्टिकल क्रीप अगर ज्यादा इफेक्टिव है, तो वर्टिकल क्रीप ज्यादा इफेक्टिव होने का मतलब क्या है कि वर्टिकल क्रीप में डिसिपेशन ज्यादा आ रहा है. वर्टिकल क्रीप में डिसिपेशन ज्यादा आ रहा है, तो सर हॉरिजॉन्टल क्रीप में इतना ज्यादा डिसिपेशन नहीं आ रहा है जितना ज्यादा वर्टिकल क्रीप में डिसिपेशन कम आ रहा है, क्योंकि वो इफेक्टिव ज्यादा है. इफेक्टिव का मतलब फेलियर करने में ज्यादा है. मोर देन इन फेलियर, ऐसा लिख लो, तुम कंफ्यूज नहीं होगे बाद में. इन फेलियर मैकेनिज्म या फेलियर में ज्यादा हेल्पफुल वो है. आई विल से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जब वर्टिकल लेंथ पे हेड लॉस कम हो रहा है, जब ही तो फेलियर ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर हेड लॉस कांस्टेंट तो नहीं रह सकता ना लेंथ के साथ. ये एक रीजन आया था खोसला का. अब आते हैं फॉर्मूले की तरफ कि एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू खोसला हम लोगों को क्या मिल रहा था. G इज इक्वल टू H अपॉन D इंटू में 1 बाय पाई इंटू में रूट ऑफ लेमडा, वेयर लेमडा इज इक्वल्स टू में 1 प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में अल्फा स्क्वायर अपॉन में 2, वेयर लेडीज एंड जेंटलमैन अल्फा इज इक्वल्स टू B अपॉन में D. और कुछ रह गया क्या? हाँ. अब बात आती है कि ये यहाँ पर जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, ये कौन कौन सी टर्म्स है. देखिए, यहाँ मेरी बात आती है कि आप लोगों का H क्या है. H इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम हेड. H इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम सीपेज हेड. जितना भी आपका सीपेज का हेड अवेलेबल है, दैट इज द H. लेमडा की जगह मैं डायरेक्ट चीजें लिखवा दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, चलिए. अभी मेरी बात आती है व्हाट इज B. B is known to be as the total width of the pattern, और कुछ नहीं. तो B के लिए मैं क्या लिखना चाहूंगा, यहाँ से एक शब्द देख रहे हैं, कुछ समझ में आ जाए, ऐसा लिख लो. B is equal to में टोटल लेंथ बोले तो लेंथ ऑफ द फ्लो, ऐसा ठीक है. B is equal to लेंथ ऑफ द फ्लो एंड D is equal to में डेप्थ ऑफ द फ्लो. D is the डेप्थ ऑफ द फ्लो बोले तो डेप्थ ऑफ द कट ऑफ, ऐसा सही है. डेप्थ ऑफ द कट ऑफ जो है वो D है. अब और कुछ तो नहीं आ रहा है यहाँ पे. H आया था एक वेरिएबल, D हमको पता है, अल्फा हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, तो लेमडा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं. ये चीज मुझे क्लियर है. सो दिस इज माय फॉर्मूला लेडीज एंड जेंटलमैन. 3 फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, एग्जाम में आए हुए, पहले भी आए. अब मेजर बात यहाँ से आती है मेरी कि कुछ नोट करके लिख लो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है. अभी आप लोग बात करते हैं एग्जिट ग्रेडियंट की, तो एग्जिट ग्रेडियंट कितने कितने से लाई करता है. अगर आप यहाँ फाइन सॉइल की बात करते हैं, तो फाइन सॉइल के लिए आपका एग्जिट ग्रेडियंट 0.14 से 0.17 के बीच लाई करता है. ये क्या है? GS, एग्जिट ग्रेडियंट. ठीक है, आगे मेरी बात आती है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर्स सैंड या कोर्स सॉइल, तो मेरे पास बात आती है यहाँ पे 0.17 टू 0.20.
सैंड लिख लो, क्योंकि हम सॉइल में सिर्फ सैंड ही कंसीडर करके चलते हैं जनरली। सॉइल में सैंड। एक आता है मेरे पास शिंगल। शिंगल क्या होता है? जो सैंड से बड़ा होता है। सैंड से बड़े पार्टिकल को हम शिंगल का नाम दे रहे हैं। तो 0.20 से 0.25 के बीच इसका जीएस वेरी करता है, एग्जिट ग्रेडियंट वेरी करता है। आपको ये चीज याद रखें। एक छोटी सी चीज मुझे आप डिफाइन करेंगे यहाँ पर। इफ d is equal to 0, depth of the cutoff is 0, then you can say that exit gradient will be equal to what? Exit gradient will be equal to infinity. You can say that ना। अगर d आप लोगों का 0 है, अगर d आप लोगों का 0 है, तो it will be going to infinity according to Khosla। देख लो, यहाँ 0 पुट करोगे तो exit gradient infinity है। I can say that sir, exit gradient का मतलब समझ में आता है जहाँ फेलियर हो रहा है, बाहर निकलने वाला ग्रेडियंट जिसपे मैकेनिज्म फेल हो रहा है। सर इंफिनिटी का मतलब है 100% फेल होगा। आई कैन से दैट कि इट इज नेसेसरी फॉर अस कि हम वहां पर हर हालत में वर्टिकल कट ऑफ दें। मैं कह सकता हूँ G इज इक्वल टू इंफिनिटी का मतलब है इट इज मस्ट फॉर अस, इट इज मस्ट टू प्रोवाइड वर्टिकल कट ऑफ बिलो द कैनाल to prevent it from what? Failure। चीजें क्लियर होनी चाहिए। आई होप सो क्लियर भी है। ठीक है, आगे की मेरी बात आती है कि लेसी ने अपनी थ्योरी दी थी, तो मैं लेसी थ्योरी को डिस्कस नहीं कर रहा। लेसी के टर्म्स में एक ही चीज समझ में आ रही थी कि लेसी ने स्कोर डेप्थ दी थी, बस लेसी ने स्कोर डेप्थ हमें दी थी और वो लेसी की थ्योरी में काम आ रही थी। आई होप सो लेडीज एंड जेंटलमैन की लेसी आप लोगों को मैं नहीं बताऊं, मतलब आपको ये चीज आता होगा, जरूरी भी है। लेसी थ्योरी एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ बस, उसमें और कुछ नहीं है। लेसी थ्योरी ने हमें क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी, हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ is less effective in reducing uplift pressure। जो खोसला ने बोला वही इसने बोला और कुछ नहीं है। reducing uplift pressure, जो खोसला ने हमें कहा था कि वर्टिकल वाला ज्यादा इफेक्टिव है, यानी वो अपलिफ्ट प्रेशर को उतना रोक रहा है तो फेलियर नहीं होने दे रहा, हॉरिजॉन्टल उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलो अभी मेरी बात आती है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन की। एक छोटा सा नोट आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने कभी कुछ डिजाइन नहीं करा क्योंकि खोसला आ गया था। खोसला ज्यादा इफेक्टिव है तो खोसला को लेकर चलते हैं। लेसी थ्योरी ने एक ही टर्म दिया था, लेसी स्कोर डेप्थ। बस ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है तो यू कैन लर्न इट, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। 1.35 Q square upon में F की पावर में 1/3, where R is the hydraulic score depth, Q is the discharge per unit length, F is the silt factor, F is the 1.75 root of D in mm. I've already told it to you, that is the silt factor। ठीक है, बेसिक चीज है, नो नीड टू लर्न इट बिकॉज एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ना आया, कभी यूज ही नहीं होता, तो नो नीड टू लर्न इट, आप इसको भूल भी सकते हैं। इसके बाद मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन कि एक छोटा सा नोट करके आप लिख सकते हैं कि ब्लिट्जक्रीग थ्योरी जो है वो किन किन डिजाइन क्राइटेरिया पे बेस्ड थी। नोट करके लिख सकते हैं, ये मैं लिखवाना भूल गया। ब्लिट्जक्रीग थ्योरी बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया आपके पास आ रहा था, दैट इज क्राइटेरिया सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग। सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक ही चीज हम लोगों को समझ में आ रही थी। सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग के लिए हमको एक ही चीज क्लियर आ रहा है कि लेंथ ऑफ द फ्लो शुड बी मोर। पाइपिंग का मतलब पाइपिंग फेलियर, लेंथ ऑफ द फ्लो मुझे उसी हिसाब से रखना चाहिए कि पाइपिंग फ्लो ना हो। और हमको एक चीज तो पता है कि जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाऊंगा, हेड उसी के कारण होता है, जितना अवेलेबल हेड होगा उतनी ज्यादा लेंथ ऑफ द फ्लो चलती है, जितना अवेलेबल हेड होगा उतनी ज्यादा लेंथ ऑफ द फ्लो चलती है। So I can say that according to this statement, length of the flow is directly proportional to the head available head.
जितना भी पानी में हेड अवेलेबल है उसी के हिसाब से लेंथ ऑफ द फ्लो चलेगी। कम एनर्जी है कम चलेगा, ज्यादा एनर्जी है ज्यादा लंबा चले जाएगा। तो L is directly proportional to H और I will say that L is equal to CH. C is any constant. अब मेरी बात आती है इस C को हम क्या नाम देते हैं? C is known to be as the coefficient of creep. एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, न्यूमेरिकल में तो कभी नहीं आने वाला। आप लोग ध्यान रख लेना, छोटी सी बात है, कुछ नहीं। क्लिप्स थ्योरी तो टोटली असम्पशन है। जो आप देसी दिमाग से, जो आप ओरिजिनली छोटा बहुत समझते हैं, वो है क्लिप्स थ्योरी। ठीक है। दूसरी चीज ये जो लेकर चल रहा था अपनी सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर, तो इसने कंडीशन दी थी, मैं आपको वो बता देता हूँ। सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर। Now, what is the condition of this according to the uplift pressure safety criteria? एक चीज समझ में आता है कि मेरे पास ये फ्लोर है, यहां से इस फ्लोर पर अपलिफ्ट प्रेशर पड़ रहा है। आई विल से दैट एक फ्लोर है ए, एक फ्लोर है मेरे पास बी। आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इसकी थिकनेस टी है और इसकी थिकनेस टी डैश है, तो टी विल बी ग्रेटर देन टी डैश एंड आई विल से दैट वी विल बी मोर इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग, वी विल बी मोर इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग स्लैब देन ए। क्यों? मोटा है ना, ज्यादा प्रेशर को झेल लेगा। तो मेजर थिंग आई कैन से दैट कि टू प्रिवेंट सेक्शन फ्रॉम failure due to uplift pressure, we need to consider the thickness, we need to go with sufficient thickness of bed। कोई डाउट ही नहीं, बेसिक सी चीज। बेसिकली अपलिफ्ट प्रेशर को झेलने के लिए हम लोगों को थिकनेस ऑफ द फ्लोर को देखना पड़ता है और इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, h अपॉन में g माइनस में 1। व्हाट इज g? g इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल। h इज इक्वल टू व्हाट? h इज इक्वल टू में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के टाइम पर जो ऑर्डिनेट ऑफ द वाटर है, ordinate of the water from top of the floor। क्या वाटर क्यों कर रहे हो? ऐसा कर लो ना इसको। हाँ, सिंपल सी भाषा में लिख लो, ऑर्डिनेट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्लोर। बस पानी के सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अभी शेष है, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्लोर। ये हम लोगों को याद रखना है। अब ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए ये थ्योरी जो है कुछ ऐसा था नहीं, इसलिए मैंने भी बहुत हल्के में लिया इस थ्योरी को। कुछ भी नहीं था, बेसिकली 3-4 फॉर्मूले हैं इस थ्योरी के अंदर जो हमको पढ़ने हैं और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इन फॉर्मूले को तो याद रखना। थ्योरी जो है वो पाइपिंग से रिलेटेड थी, तो मैं भी बहुत डीप में नहीं गया, ना मैंने समझाने की कोशिश करी। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो एक बारी मेरा सॉइल मैकेनिक्स वाला लेक्चर तो आप वैसे भी देखोगे क्योंकि आपके बहुत काम आएगा, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट आता है तो 19 अक्टूबर को हमारा सेशन है सुबह 9 बजे, तो वी विल बी गोइंग टू डू दैट सेशन और उस सेशन में आप इस थ्योरी से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जहां तक बात है, तो मैं जान के आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा। तो 19 अक्टूबर को जो हमारा सुबह सेशन होगा, वी विल बी गोइंग टू डू ओनली क्वेश्चंस इन दैट सेशन बिकॉज क्वेश्चन सेशन बहुत जरूरी बनता है हमारे लिए। तो आई विल बी गोइंग टू सॉल्व नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू, 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, सो दैट every concept will be going to more clear to us। So अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो वो खत्म नहीं हो पाएगा और ये लेक्चर नंबर 10 है, ये हमारे बीच का टॉपिक है।
तो मैं इस सेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा, नहीं तो बच्चों को फ्यूचर में डिसकंटिन्यूटी मिलेगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप यू विल गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद मी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आज, तो मैं आगे बढ़ाना भी नहीं चाहता। लेकिन सिलेबस की टेंशन मत लेना, इट इज माई गारंटी कि 20 तारीख तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और 21 तारीख से आपकी सोम का सेशन स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि सोम बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो आई विल बी गोइंग टू मेक यू रिविजन ऑफ द सोम, तो क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा। और अभी के लिए तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सो आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस कि हम जा रहे हैं जल्दी, और अगर प्रॉब्लम है भी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस करो, जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया, बाकी मुझे पता है कोर्स कब करना है। तो अभी के लिए चलते हैं यार, बाय। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। 19 तारीख को मिलते हैं, 2 दिन का रेस्ट लीजिए, पढ़िए, जम के क्वेश्चन करिए, ताकि 19 तारीख को मैं आऊं तो आप डाउट पूछो ज्यादा से ज्यादा। यस, 2 दिन का टाइम बहुत होता है इरिगेशन को रिवाइज करना, जितना भी आपने पढ़ा। सो उम्मीद लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को ये सेशन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है उसको समझा भी होगा, सीखा भी होगा। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, और अगर नहीं करे हैं तो कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में मानो ना मानो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में इसी में से आता है। प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, उससे आपको ट्रस्ट थोड़ा सा बन जाएगा और समझ आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। सिर्फ पढ़ो, और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, क्योंकि बहुत देश में ऐसी चीजें हैं जो फ्री एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, बहुत लोगों को हमारे कंटेंट के बारे में पता ही नहीं लग रहा। तो ऐसा कंटेंट मैं चाहता हूं देश के हर उस नागरिक तक पास पहुंचे जो सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, बस कर नहीं पा रहा। तो कर भलाई तो हो भलाई, इसी सिद्धांत पर चलते हुए शेयर करो यार। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो अगर किसी चीज की कमी लगती है, और अगर अच्छा लगता है तो वो भी लिखो, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। इसी के साथ लास्ट में हमेशा की तरह एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, भैया ये मेरा कोड है NG लाइव। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह की नॉलेज डीप में गेन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे प्लस कोर्स से जुड़ सकते हैं। दैट इज माई कोड NG लाइव। इट विल गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ओवरऑल कॉस्ट। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और आप डायरेक्टली मेरी फैमिली से जुड़ जाएंगे, ठीक ना। कॉस्ट मैंने आपको बताई दी थी, 1 साल और 2 साल की कितनी पड़ती है। इससे कम का कोर्स भी अवेलेबल है, बट आप लोग लेना मत, क्योंकि वो महंगा पड़ता है और उतने में कुछ हो नहीं पाता। सो आई विल रिकमेंड एवरीबडी दैट यू नीड टू गो विद 1 ईयर और 2 ईयर कोर्स। इट विल बी बेनिफिशियल टू यू ऑलवेज। एक तो कॉस्ट सस्ती, काफी सारे टीचर्स मिलते हैं, काफी सारे टीचर्स की स्ट्रेटेजी से इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है, जो पसंद आती है वो गेट कर लो, ठीक है ना। तो मतलब काफी कुछ सही रहता है। 2 साल का कोर्स तो बेस्ट होता है, अगर 2 का नहीं लेना तो 1 साल का तो ले ही लेना। इससे कम में वो आउटपुट और एफिशिएंसी नहीं मिल पाती है आप लोगों को जो मिलनी चाहिए। सो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, इसी तरीके से कंटेंट मुझसे लेते रहो, पढ़ते रहो, और अपने एग्जाम की तैयारी करो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। तो प्लीज बी पॉजिटिव ऑलवेज, नेगेटिविटी को पास भी मत आने देना। अपने आप में कुछ ना कुछ जरूर समझना, क्योंकि भगवान ने सबको एक टैलेंट दे रखा है। तो भाई कमजोर तुम भी नहीं हो। जिस दिन ये लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उस दिन यही सोच लेना कि इतने साल इस धरती पे निकाले हैं, इतनी बाधाओं से लड़कर, इतने मौसम से लड़कर, इतनी परिस्थितियों का सामना करके अब इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। तो ऐसा तो नहीं हूं कि कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ तो कर सकता हूं, और मेरे अंदर भारतीय जवान का खून दौड़ रहा है। कमजोर तो मैं हो ही नहीं सकता। तो नेगेटिविटी से दूर रह के पॉजिटिविटी में रहना और तैयारी करते रहना। तो चलते हैं यार, बाय।